राजनारायण मामला क्या है? असल में इंदिरा गांधी के ऊपर कहीं नोट कर देना शॉर्ट में, अपने शॉर्ट एकदम दो। दिस केस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आवर प्रिपरेशन। हमारे एग्जाम में शायद ही कभी इस केस से कभी कोई क्वेश्चन आए, लेकिन एक राजनीतिक शास्त्र जो पढ़ रहे हो, जो राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हो, उसके जानकार व्यक्ति के रूप में आपको पता होना चाहिए कि क्या हो जाता है। तो सुनो, असल में क्या हो जाता है, इंदिरा गांधी ने जब 1971 का चुनाव लड़ा था, आपको पता ही होगा, है ना, 1971 में चुनाव लड़ा है, तो इलेक्ट होकर आई थी, है ना, और निर्वाचित हुई थी, पहले सांसद बनी, तो उनकी जो सांसदी थी, ठीक है, उस चुनाव पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया उनके साथी जो प्रतिद्वंदी थे राजनारायण ने बोला कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का उपयोग करते हुए यह चुनाव लड़ा है, जबकि है असल में प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री होते हुए भी उन्हें सरकारी मशीनरी प्राप्त है, वह देश के लिए प्राप्त है, देश की सुरक्षा, देश की, है ना, चीजों के लिए प्राप्त है। उन्हें निजी रूप से अपने सांसद के चुनाव में उसका उपयोग नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये देखा गया था कि कार वार का जो होता है ना, कार वगैरह जो गाड़ी वाड़ी होती है, सांसदीय के चुनाव के समय जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह होता है, उस एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल कर लिया था अपने निजी बेनिफिट के लिए, अपने खुद की उम्मीदवारी के एडवर्टाइजमेंट के लिए। समझाना है नहीं, आप प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब आप अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं सांसदी की, तो अपने निजी चीजों का इस्तेमाल करेंगे और पार्टी के द्वारा जो सामान आपको मिला उसका इस्तेमाल करेंगे, और सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या क्लियर है? सुनने में आया था कि इलेक्शन जहां पर जो बूथ होता है, जो बूथ की जहां पर बूथ पे काउंटिंग होती है, हर एक पार्टी का सदस्य होता है, बूथ सदस्य बोलते हैं, बूथ मेंबर, वहां पर इन्होंने अपने पार्टी की जगह पर पीडब्ल्यूडी और ऐसे ऐसे इंजीनियर डॉक्टर को लगा रखा था, जो सरकारी कर्मचारी थे। मेरी बात समझ? तो सरकारी कर्मचारी किसी निजी पार्टी या किसी एक पार्टी के लिए या किसी एक व्यक्ति के लिए ऐसा काम नहीं करे। क्या मेरी बात क्लियर है? जब उन्हें सरकार की उनकी जिम्मेदारी ऐसी मिलेगी तब वो ऐसा कर सकते हैं। तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किए जाने की वजह से उनकी सांसदी को चैलेंज कर दिया गया था कि जो सांसद ही नहीं है, और जो सांसद ही नहीं है वो पिछले 5 साल से प्रधानमंत्री कैसे बना घूम रहे हैं, क्योंकि आप सांसद बनते हैं, उसके बाद जो अधिकतर सांसद है लोकसभा के, वो आपके समर्थन में अपना मत देते हैं, अपना वोट देते हैं, और तब जाकर आप प्रधानमंत्री के रूप में अपना दावा पेश करते हैं। क्या मेरा क्लियर है? यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए एक न्यूनतम चीज की जरूरत है, वो क्या है? सांसद होना। कोई भी मंत्री बनने के लिए सांसद होने की अनिवार्यता है, समझ? लेकिन जब उनके इसी पर प्रश्न आ गया कि सांसदी पर प्रश्न आ गया, ठीक है, तो मामला 3 पे कर लिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जो जज बैठते शायद जस्टिस ए एन रे थे, मुझे याद आ रहा है, जज का नाम ए एन रे था, शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद ए एन रे था। तो उन्होंने इस मामले में इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में निर्णय दे दिया, इंदिरा गांधी के विरोध में निर्णय दे दिया कि हाँ, उन्होंने सरकारी मशीनरी का उपयोग, सुनो तो मेरी बात, सरकारी मशीनरी का उपयोग किया है। क्या मेरा क्लियर है? अब जब ये बात क्लियर हो गई कि सरकारी मशीनरी का उपयोग उन्होंने किया है, अब बात डाउट पे आएगी, अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके ये सांसद बन गई है, तो क्या है सच में सांसद कराने योग्य है कि नहीं है? अब ये चीज डाउट हो, मेरी बात समझ? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायालय ने जो निर्णय दिया था, है ना, उस निर्णय में था कि इन्हें जल्दी से जल्दी दोबारा से सांसदी का चुनाव लड़ना पड़े और अपने आप को योग्य प्रत्याशी घोषित करना पड़े। बड़ी बात यह है, आपके पर्याय प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पर, उच्च पद पर आसीन व्यक्ति है, जिसकी वजह से देश में बहुत सारी नीतियां निर्धारित हुई है, बहुत सारी जगह पर उसका साइन हुआ है, तो इस आदमी के पोस्ट पर ही क्वेश्चन मार्क लग गया, यानी लोकतंत्र की प्रतिष्ठा पर ही क्वेश्चन मार्क लग गया कि 4 साल से 5 साल से ये आदमी अपने पद का उपयोग या दुरुपयोग करके कहां बना हुआ था? प्रधानमंत्री पद बना हुआ था, और असल में देखा जाए तो सांसद ही नहीं है। सांसद के जो इलेक्शन में, है ना, वो सही इलेक्शन इसका नहीं हुआ है। मेरी बात समझे? सांसद के इलेक्शन में इसने अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल किया है, अनफेयर यानी कि सही तरह से इसका इलेक्शन नहीं माना जाएगा।
मेरी बात सुन। तो अब इस वजह से ये जो मुकदमा है उसे इंदिरा गांधी की ओर से, है ना, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया, और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें थोड़ी सी राहत प्रदान करते हुए, समझा, थोड़ी सी राहत प्रदान करते हुए उनसे बोला कि नहीं, आप पार्लियामेंट में एज एन एमपी नहीं बैठेंगी, लेकिन एज ए प्रधानमंत्री एक्ट कर सकती हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? उसकी एक कहानी ये भी है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का जो भी नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर ही करता है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो जो नियुक्ति होनी थी सीजेआई के पोस्ट पर, चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश के पद पर होनी थी। सामान्य कंडीशन में इस पद पर जो सबसे सीनियर व्यक्ति होता है, जैसे सीनियर जज होता है, समझ, जो सबसे ज्यादा दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रह चुका हो। मेरी बात समझ? तो सामान्य व्यवस्था है, परंपरा चली आ रही है कि उसी को अगला मुख्य न्यायाधीश घोषित कर देते हैं। लेकिन अपॉइंट कौन करता है? जैसा बताया, प्रेसिडेंट। और किसके कहने पर अपॉइंट करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन है? पीएम। मेरी बात समझ? इनके कहने पर अपॉइंट होते हैं। अब इनके कहने पर अपॉइंट होता है, समझो मेरी बात, कहीं लिखा नहीं हुआ है ये बात कि हर बार जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा उसी को अपॉइंट किया जाएगा। समझ आ रहा है? तो इस, क्या बोलेंगे, इस विसंगति का, इस लूप होल का दुरुपयोग कर, ना, किस कमी का दुरुपयोग करते हुए इंदिरा गांधी ने 3 न्यायाधीशों को, जो कि सीनियरिटी में ऊपर थे, ज्यादा सीनियर थे, उन्हें बाईपास करते हुए 4थे न्यायाधीश को नियुक्त कर दिया, जो कि उनसे नजदीक थे, समझ रहे ना, उनसे क्लोज थे। ऐसा उन पर आरोप लगता है कि तीनों को नहीं, क्योंकि ये तीनों सरकार के खिलाफ थे, डायरेक्टली खिलाफ नहीं थे, लेकिन संवैधानिक तौर पर सरकार के तौर तरीकों से नाखुश थे। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, दोबारा कह रहा हूं, ये शायद पेपर में बताया हूं, मेरी क्लास हुई है। 1960 के दशक और 1970 के दशक, ये वो समय है जिस समय इंदिरा गांधी की सरकार और न्यायपालिका कई बार आमने सामने आ रहे, कई मुद्दों पर, कई बातों पर उनके बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, जिसका एक केस हमने हल्का सा देखा था। समझा? जब भी इंदिरा गांधी सरकार क्या कोशिश कर रही है, कोई नई व्यवस्था लाने के लिए कोशिश कर रही है, तो ऐसे में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय ने उसे मौलिक अधिकारों में हनन मानते हुए, अगर उसमें मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसे मौलिक अधिकारों में हनन मानते हुए, है ना, ऐसे सारे लॉज को, ऐसे सारे कानूनों को निरस्त कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्या मेरी बात क्लियर है? इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? सन 1968 में गोलकनाथ केस। क्या मेरी बात क्लियर है? देखो, 1951 में शुरू हुआ था। 1951 में भी यह प्रश्न था कि क्या सरकार की शक्ति, या सरकार से अच्छा शब्द है संसद की शक्ति, क्या इतनी अधिक है कि क्या किसी भी तरह से संविधान में बदलाव कर सकती है, ला सकती है, किसी भी भाग को किसी भी तरह से एडिट कर सकती है, चेंज कर सकती है ना? तो 1951 में यह प्रश्न शुरू हुआ था शंकरी प्रसाद केस। क्या बात क्लियर है? समझा चुका हूं, ये चीज क्लास में हो चुकी है। फिर 1967 में गोलकनाथ केस में, 1951 के केस में, 1951 के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया कि संसद जो है वो बदलाव कर सकती है, कुछ भी छू सकती है, संसद के पास पावर है, बस मूल अधिकार, मौलिक अधिकारों को कुछ नहीं छू सकती है। क्या मतलब क्लियर है? सन 1967 में क्या कहा था गोलकनाथ केस में? नई संसद के पास पावर ही नहीं है। समझा था ना? क्योंकि मुख्य न्यायाधीश को जो उस समय देख रहे थे, उन्होंने क्या बोला कि आर्टिकल 368 में केवल प्रक्रिया दी है और शक्ति नहीं दी है। मेरी बात सुन रहे? कोई दिक्कत नहीं है ना? इसके बाद 25वां संविधान संशोधन 1971 को लाकर आर्टिकल 368 के तहत संसद ने खुद को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया है? समझ लो कितनी उलझुल बात है ये। संविधान में संशोधन करने की शक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। समझा कि प्रक्रिया तो दी है लेकिन शक्ति नहीं दी है शायद।
ऐसा कौन बोल रहा है? सर्वोच्च न्यायालय बोल रहा है। और क्योंकि नहीं है इसलिए एडिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते संविधान में। ऐसा गोलकनाथ केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। क्या मेरी बात क्लियर है? अब 25वां संविधान संशोधन उपयोग करके 1970 में संसद ने क्या किया? आर्टिकल 368 का उपयोग करके आर्टिकल 368 को ही एडिट कर लिया, चेंज कर लिया। और क्या बोला? संसद के पास समस्त शक्तियां हैं, संविधान को लेकर, संविधान में हुए बदलाव को लेकर समस्त शक्तियां हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? साथ ही साथ क्या बताया था मैंने? 31C, आर्टिकल 31C ने बोला कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 भी, ये भी बात बोली थी सब ना। अगर ये तीनों का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन सरकार 39B और 39C ने दिए। अब देखो, अगर तुम्हें आर्टिकल्स नहीं याद होगा तो दिक्कत होगी, इसलिए करो आर्टिकल याद करो, अनुच्छेद याद करो। समझ आ रहा है? 39B और 39C में दिए गए प्रावधानों को अमल में लाने के लिए जो भी कानून बना रही है, उन कानूनों को धरातल पे लाने के लिए अगर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी होता है तो भी न्यायालय कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा किसने लिखा था? आर्टिकल 31C ने लिख दिया है। समझा? 31C नाम का एक नया आर्टिकल अनुच्छेद 25वें संविधान संशोधन से संविधान में जोड़ा गया। और क्या कहा गया कि अगर सरकार चाहे तो 39B और 39C के दिए गए प्रावधानों को अमल में लाने के लिए कुछ भी व्यवस्था बना सकती है। समझा? और लोगों के पास हक नहीं रहेगा कि वो जाकर न्यायालय से ये बोले कि हमारा अनुच्छेद 14, हमारा अनुच्छेद 19 या 31 का उल्लंघन हुआ। ये जो मूलभूत अधिकार हमें दिए हुए हैं, चाहे वो समता का हो, चाहे स्वतंत्रता का हो, समझा, चाहे भूमि का हो। आर्टिकल 31 में भी भूमि के बारे में क्या बात क्लियर है? लोग बोल नहीं पाएंगे कि इसका क्या हुआ है, हरण हुआ। मेरी बात समझ? फिर केशवानंद, जब बार बार ये हो रहा है कुछ, मेरी बात समझ? एक बार सर्वोच्च न्यायालय कुछ बोल रहा है और एक बार इंदिरा गांधी सरकार कुछ बोल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ बोला, भाई न्यायालय की शक्ति का परंपार है क्योंकि वो इंटरप्रेटर है, इंटरप्रिटेशन उसको है ना, अनुवादक है, एक तरह से स्वतंत्र है और अनुवादक है। और उसके संवैधानिक अनुवाद को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। समझा? ना आप, ना हम, ना लक्ष्मीकांत, ना कोई। मेरी बात से मैंने बहुत छोटी बात कर दी। ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। समझ आ रहा है? जो कुछ भी संविधान में लिखा है उसे समझाना, उसकी बातें लोगों को व्याख्या करना किसका काम है? और वही व्याख्या मानी जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली। समझ आ रहा है? मेरी बात समझ? संविधान क्या है? एक छोटा बच्चा है। समझा? छोटा बच्चा बोलेगा मम चाहिए। मम क्या होता है बच्चे के लिए? पानी। कि तुम बोलोगे पानी चाहिए, पानी चाहिए, संविधान बोलेगा नहीं, पानी नहीं, इसे कुछ और पिलाओ। समझा? क्या बोल रहे? जूस पिलाओ। अरे तुम्हें क्या समझ लेते? समझ आ रहा? रन नहीं, जूस। समझ आ रहा है? मेरी बात सुनाई? तुम कितना भी बोलोगे मुझे पानी पिलाओ, हम बोल रहे हैं, लेकिन जो उसकी मम्मी बोलेगी वही मानना पड़ेगा ना। तो संविधान की मम्मी कौन है? सुप्रीम कोर्ट। समझ? संविधान छोटा बच्चा है, वो जो बोल रहा है वो समझ नहीं आ रहा, आपका डब्बा जप्पा बोल रहा है। समझा? उसकी मम्मी बोल रही है कि ये देखो, ये बोलने की कोशिश कर रहा है, ये वो बोलने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये निकलता है, इसका मतलब वो निकलता है। ये सारी चीजें व्याख्या कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट। और उसकी वही व्याख्या वाली है कि तुम नहीं लगे कि हमारे घर में तुम मम से बोलते हैं तो पानी बोलते हैं। समझा? वो जो बोल दिया वही बोल दिया, वही माना जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं है ना? बस इसी बात को लेकर बहुत ज्यादा बहस चल रही थी, क्योंकि जब भी सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक व्याख्या करेगा तो सरकार को तो समझ नहीं आएगी। सरकार उस व्याख्या से उलट, उससे हटकर कुछ नए संवैधानिक कानून संविधान में ले आएगा, कुछ नए संवैधानिक संशोधन ले आएगा। मेरी बात समझ? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो 1967 में जब ये हुआ तो सरकार बहराई बैठी थी, खौलाई बैठी थी। समझ रहे? इंदिरा गांधी क्या करेंगी? 25वें संविधान संशोधन को ले आएंगे। समझ? करे शक्ति नहीं है, बोलो दे नहीं सकती, जाओ
हमें खुद को शक्ति देनी है, हमने दे भी सकती जाओ। मेरी बात समझ? तो उनने खुद को शक्ति दे दी। एक तो ये बात ये, और बोल रहे संविधान में कोई पार्ट एडिट नहीं कर सकते या संविधान के मौलिक अधिकार छीन नहीं सकते। जॉर्ज ने भी बोल दिया कि इन दोनों आर्टिकल को धरातल पे लाने के लिए 39 और 39C में दिए गए राज्य के नीति निजी सिद्धांतों को अमल में लाने के लिए अगर सरकार कोई कानूनी व्यवस्था बना रही है तो लोग उसके खिलाफ अपने मूलभूत अधिकारों के क्षरण को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में नहीं जा पाएंगे। शरण में जाए नहीं जाए तो भी नहीं माना जाएगा। मेरी बात समझ? सब किसके सुनो, क्या न्यायालय खुद से व्याख्या दे रही है, संविधान की व्याख्या दे रही है? संविधान की व्याख्या दे रही है कि संविधान को एडिट करने का अधिकार किसके पास है? न्यायालय के पास ले गए, भी लगा दिए तो न्यायालय के पास आ गया, भी नहीं बचा करो। संविधान को एडिट करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। मेरी बात समझ? तो उस शक्ति का इस्तेमाल करते बार बार संसद क्या कर रहा था? एडिटिंग कर रहा था। संविधान में लगातार एडिटिंग चल रही है कि अच्छा इस चीज का सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्याख्या निकाल दी, हम थोड़ी सी और एडिटिंग कर दें, हम कुछ और अमेंडमेंट लिया, हम कोई और संशोधन लिया। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये एक तरह से रेस चल रही थी किसके बीच में? संसद और न्यायालय के बीच में कौन फॉलो कर रही है? अनडिक्लेयर्ड रेस होता नहीं है। किसी ने बोला नहीं है कि साइकिल अटका लो, लेकिन तुम अपने आप में 2-4 पैडल आगे मारते से आगे निकल गए, फिर पीछे वाला तुम्हारे तुमसे आगे नहीं आ रहा है, फिर तुम आगे तो वैसे उसने रेस को अनाउंस नहीं ली है, लेकिन तुम दोनों सड़क पे जा रहे हो ना तो ऑटोमेटिकली रेस कर लगते। ऐसा होता है? ऐसा मत क्या गिर जाओगे। समझो बारिश का महीना, सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। इसी तरह से अनडिक्लेयर्ड रेस चलने लगी किसके बीच में? संसद के बीच में, न्यायालय के बीच में। अब भाई है तो न्यायालय समझो। इसमें 25वें संविधान संशोधन 1971 में संसद ने बोला था, 31C ने भी बोल एक और चीज बोली थी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो यह जो कानून होंगे यह न्यायिक समीक्षा से परे होंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? न्यायिक समीक्षा मतलब आप बार बार न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। क्या मेरी बात क्लियर है? फिर भी इस पर सुनवाई हुई केशवानंद भारती केस में, और केशवानंद भारती केस 1973 में, क्योंकि उनको इतना महत्वपूर्ण चीज आ गई थी, बार बार लड़ाई हो रही थी, तो 13 जज बैठे। समझ आ रहे? सबसे आज तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी, और उन जजों ने फैसला दिया। क्या फैसला दिया? कि संविधान में एक मूल ढांचा निहित है, आंखों से नहीं दिख रहा है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, और ना ही संवैधानिक विचार विमर्श में इससे पहले कहीं था, न ही संविधान निर्माताओं ने इसके बारे में कहीं जिक्र किया। लेकिन फिर भी संविधान को बार बार करके हम यह समझ सकते हैं कि संविधान में एक मूल ढांचा निहित है, उसके कुछ बेसिक पिलर्स हैं। समझ रहे हो? कुछ पिलर है जिसमें वो बिल्डिंग खड़ी है, कुछ खांचे बने हुए। क्या मेरी बात क्लियर है? और आप कुछ भी कर लो, आप बदलाव ला सकते हो। आप संसद है, ठीक है, आप लोगों द्वारा इलेक्टेड है, ठीक है भाई। संसद के अंदर ये था हम लोगों द्वारा इलेक्टेड आए हैं। इंदिरा गांधी की सरकार लोगों द्वारा प्रचलित बहुमत प्राप्त करके आई हुई सरकार। समझा? और दोनों उसके पहले क्या हुआ था? पाकिस्तान को बंटवारा 2 पार्ट तोड़ दिया गया था, बांग्लादेश आजाद करा दिया गया है ना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, प्रीवी पर्स को हटाने की बात कर रही है। बोल रही है कि आजादी के टाइम पर जो राजा रजवाड़ों के समझौते हुए थे कि भारतीय सरकार उन्हें 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए पैसा देगी, जो भी देगी वो अब से नहीं देंगे, क्योंकि भारतीय सरकार पर कर्जा बढ़ रहा है और लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरी बात समझ? जमींदारी को जमींदारी उन्मूलन करना चाह रही है, खत्म हो जाए। किसी के पास 1000 एकड़ की जमींदारी, किसी के पास 500 गांव की जमींदारी है, वो खत्म हो जाए। व्यवस्था आर्थिक समानता वाली जाएगी। देखो समाजवाद नेहरू का आइडिया था, समझ आ रहा है? नेहरू के दिमाग में था, लेकिन असल में प्रैक्टिस बहुत हद तक किसने किया है? इंदिरा गांधी ने। तो उन्होंने बहुत सारे तरह कानून लाए, लगा कि हर क्रांति लानी है। हर क्रांति लाने के लिए किसानों के पास क्या होना चाहिए? धन होना चाहिए। किसानों को धन कहां से मिलेगा भाई? जिनके पास धन है उनको किसानी कर रहे हैं बहुत सारे लोग, कहां से मिलेगा? बैंक से मिलेगा, लेकिन बैंक क्योंकि प्राइवेट है इसलिए लोन देने से मना करते हैं। तो फिर ऐसे बैंक को राष्ट्रीयकरण कर दो, ऐसे बैंक को अपने कंट्रोल में ले आए, ऐसे बैंकों का शेयर हम खरीदेंगे, बैंक के मालिक आज से हम हो गए।
चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो, सारे बैंक हम खरीद ले रहे हैं। कितना पैसा लगेगा? सरकार से किसी बात पैसा है जो लगेगा, देखेंगे खरीदेंगे। बैंक खरीद लिया उन्होंने, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। क्यों? क्योंकि अब एक बार बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया, तब सस्ते लोन किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को ले सकते हैं। क्या समय कोई दिक्कत नहीं है। तो बार बार ऐसे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब भी ऐसा कर रहे हैं, जब बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया, तो बैंक कर्मी कहां पहुंचेंगे? अरे हमारी जॉब आ गई, समझा, हम सरकार के अंडर में काम नहीं करेंगे, है ना, हम प्रॉफिट कमा रहे थे पहले, और सरकार हमसे प्रॉफिट देना चाहती है, सरकार हमें खरीद रही है। मेरी बात, जमींदार क्या बोलेंगे कि नहीं, हमारी 500 एकड़ की जमीन थी, हमारी 1000 एकड़ जमीन थी, हम सरकार को नहीं देना चाहते, हमारा भी अपना मूलभूत अधिकार है। क्या मेरी बात क्लियर है? और ये लोग अपने मौलिक अधिकार को लेकर बार बार कहां जा रहे थे? न्यायालय जा रहे थे। पर 20-30 साल आजादी के बाद, मैंने एक चीज बताई थी बहुत पहले, कि संविधान को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुत सारे उद्देश्य थे, लेकिन एक प्रमुख उद्देश्य संविधान जिसमें लिखा गया ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, वो क्या था? मौलिक अधिकार। कुछ भी हो जाए वैसे उधर, संविधान, उस संविधान की कोई वैल्यू नहीं है जिसमें मौलिक अधिकार ना हो, उसमें ना लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, ना कोई इंटरेस्टेड रहेगा। जिस संविधान में मौलिक अधिकार है, जो संविधान गारंटी देता है कि कम से कम वेतन मिलेगा। मेरी बात समझ? जो संविधान गारंटी देता है, बस उसी में लोग इंटरेस्टेड रहेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? इसलिए लोगों का इंटरेस्ट 20-30 साल, समझो मेरी बात, अभी अभी आजाद हुआ है देश, ठीक है, 10 साल नहीं है, 20-30 सालों से मैं बात कर रहा हूं, 70 के दशक, 60 के दशक में, तो लोगों के पास अभी तक मौलिक अधिकार ही नहीं थे, इसी के लिए तुम मर रहे थे। क्या ब्रिटेन की सरकार नहीं थी? क्या थी ना? क्या वो उनमें से कई लोग आठ से पढ़े लिखे थे? उनमें बहुत सारे लोग सरकार चला रहे थे, आठ से पढ़े लिखे थे। समय ब्रिटिश की पार्लियामेंट भी चला रहे थे, ब्रिटेन की पार्लियामेंट से अच्छे अच्छे एक्ट लिखकर भेज रहे थे, भारत में ये लाओ, भारत में शैक्षिक क्रांति लाओ, भारत में बराबरी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, समय विद्या प्रणाली विवाद शुरू करो। मेरी बात में बच्चों के लिए विवाह जो हो रहा है वो खत्म करो, शारदा एक्ट लाओ, बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे कानून ला रहे थे, समाज को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? तो फिर उन्हें बता दिया है, क्योंकि मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही थी, मूलभूत अधिकारों की बात ही नहीं हो रही थी। कभी किसी को पकड़ ले गए, कभी भगत सिंह को टांग दिया, कभी किसी ने गोली चला दी। सब में मौलिक अधिकार क्या है? जो कंट्री अपने आप को अधिकारों का जनक बोलती है, ब्रिटेन, बताया था मैंने, मैग्ना कार्टा, सबसे पहले पूरे विश्व में किसी ने भी अगर अपने नागरिकों को अधिकार दिया है तो वो ब्रिटेन है। उसके पहले किसी ने अधिकारों की बात ही नहीं की, मैग्ना कार्टा भारत से ने दिया, सोचिए कितने साल पहले, और 1915, 700 साल बाद भी जहां पर रूल कर रहा है, वहां पर मौलिक अधिकारों का नाम निशान नहीं है। मेरी बात समझ? तो बनाने के पीछे मुख्य कारण क्या था? सरकार अतिशय ना करे, समझो ना, अति ना कर दे, सरकार अपनी हद में काम करे। मेरी बात समझ? और वो सुरक्षा कौन दे रहा था? मौलिक अधिकार, इसलिए मौलिक अधिकार को छूना नहीं चाह रहा था। समझ? कोई दिक्कत नहीं है ना? और जब भी मौलिक, समझा चुका हूं पहले की क्लास में, मौलिक अधिकार का वीडियो देखूंगा एक बार, मेरी क्लास हो चुकी है मौलिक अधिकार वाली तुम्हारी सेशन में, है ना, कई बार समझा चुका हूं, उसमें जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन जरूर देख लो थोड़ा सा, जितना तक आ रहे हैं। ये बात खुलती नहीं आज, आज अजय जी ने आग लगा दी है। दिख रहा है कुछ? ऐसे दिख नहीं रहा है घर, हाँ है तो घर ही, लेकिन घर में 3 जगह पैसे हैं, समझ लो क्या है? घर में 3 जगह पैसे हैं, मंदिर में वही डाका डालोगी। ये क्या है? पिताजी की जेब। अरे बोल दो कि जैसे ड्राइंग बनाई मैंने। हाँ, ये अलमारी, प्रैक्टिस हो गई ना ये बनाते बनाते, ठीक है, छुपा लो। मंदिर में घंटा लगाओ ना, घर का मंदिर है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा मंदिर है घर का, ठीक है, शिवलिंग रखा, चलो।
घर में कितनी जगह पैसे होते हैं? 3 जगह। कहां कहां पर? पापा की जेब में या मम्मी के पर्स में। समय इसका मतलब ये नहीं चोरी भारत में सुनो। दूसरा कहा था अलमारी में नहीं होते हैं। और किसे एक और जगह होते हैं, मंदिर में होते हैं। कुछ ना कुछ 10-5 रुपए कभी रखा होगा, 5 रुपए किसी आरती वारती नहीं पड़ा होगा। सर ना ऐसा होता है ना, कुछ घर में हुआ, चलो डाल देंगे, बाद पंडित जी चला जाएगा, तुम चला जाएगा, ठीक है। तो मंदिर में पैसा होते हैं। मेरी बात सुने, आपको भूख लगी चॉकलेट की, आप पैसा कहां से निकालोगे? आप सीधे तो इधर रुकते भी नहीं हो, मंदिर सीधे, ठीक है। चलो तीनों ऑप्शन है आपके पास। आपको भूख लगी और घर में कोई नहीं है, समय आपको मैगी खाने का मन कर रहा है, लेकिन घर में कोई नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है और घर में कोई नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, यानी कि आप इसे मांग नहीं सकते हो। तो अब किससे मांगने जाओगे? मंदिर से कि पापा की जेब से लगाओगे? ये निकाल भी सीधे ऐसे सच। तुम जो करते हो वो बताओ, तुम जो करते हो वो बताओ। अच्छा एक और बात है, मंदिर का जो गेट है ना, मंदिर का जो गेट है वो ऐसा है कि मंदिर के ये जो अलमारी वहां पैसा है, जब खोलोगे तो चरण पड़े की आवाज होगी, और जब अलमारी खोलोगे तो कुछ ना कुछ आवाज होती ही है। तो अलमारी खोलोगे तो आवाज होगी, है ना। मतलब किसी का ध्यान जा सकता है इस पे। नहीं कोई है घर में, दादा दादी सो रहे हैं ऐसा मान लो, ठीक है, उन्हें जगाया नहीं जा रहा है ना। अब कहां से लोगे पैसा? एक ऑप्शन है कि आवाज वहां पर भी होगी, आवाज यहां पर भी होगी। यहां पर आवाज ज्यादा होगी, नहीं है तो आराम से कर सकते हो, ठीक है, इसमें घंटा घंटा लगाए, ठीक है। अब बताओ कहां से पैसा लोगे? वैसे जो प्रैक्टिकली करते हो वो बताओ, है कहां चोरी करते हो? कहां से लेते? अरे फोन छोड़ो अभी, पहले बताओ। घर वाला जेब से ही निकालेंगे ना, क्योंकि जेब से निकालना आसान है। ये वाला करेंगे तो ध्यान होगा, यहाँ पर तुम्हें क्या आवाज हो रही है, आवाज हो रही है, डायरेक्ट डाल सकते हैं, बात समझ। और लेट सपोज इसमें ही पैसा नहीं है, एक बार के लिए मान लो इसमें देखा पापा के सारे पैसे मम्मी ले गई, समझा। अब पापा भी वैसे ही वैसे तुम हो, समझा। अब कहाँ का ऑप्शन है? मंदिर का ऑप्शन सीधे। अब देखो तुम्हारे 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन सुनो। मंदिर में जो इकट्ठा हुआ पैसा, जो कि हवन में टाइम पे लोगों ने प्रसाद से चढ़ाया था, वो उठाओगे या जो अलमारी पैसा रखा है वो निकालोगे? मैं निकालोगे मैगी खाने के लिए? अरे सुनो तो बड़ी बात, मंदिर का पैसा कैसे निकालोगे? मंदिर के ऊपर कोई नहीं है, लेकिन एक आदमी है, भगवान देख रहे हैं, प्रेम से बदला लेंगे। समय आधे नंबर से नहीं हुआ सर, समझा ना, 1 नंबर से नहीं हुआ। किसका नहीं हो रहा है? ऐसे बच्चे नहीं हुआ, आराम से देते हैं, समझा कि सर आधे नंबर से नहीं हुआ, सर 1 नंबर से नहीं हुआ, सर अगले साल देंगे। ये वाले बच्चे हैं, समझा। पहले कहां पर लेंगे? पहले ये वाला लेंगे, बात समझ भाई। ये तो लोगों ने आस्था में बनाते, जब एकदम मजबूरी आ जाए तो इमरजेंसी आ जाए तो भले ही लिखे ले लो, बात समझ, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस यही है, जो नॉर्मल राइट्स है, लीगल राइट्स, संवैधानिक अधिकार और मूलभूत अधिकार है, इसे छूने नहीं जाएंगे। ऐसा इसमें भी है, जैसा है वैसा बना रहे। जब तक कोई बड़ी आफत नहीं आ जाएगी तब तक मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जब तक किसी बड़े कानून को अमल करने की बेहद आवश्यकता नहीं होगी तब तक मंदिर से पैसा नहीं मांगेंगे। या वो नेचर था, या वो प्रकृति थी जो हमने 20-30 साल, समझे, आजादी के 20-30 साल तक हमने समझी थी मौलिक अधिकारों को लेकर कि मौलिक अधिकार ये मेरे हो रहे मंदिर है, उन्हें नहीं सुना, समझे। उन्हें कौन कर सकते? आराम से, बड़े आराम से करोगे। आर्टिकल 360 का उपयोग कर रहे हैं, हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, समझे। बाद में बता देना कि यहाँ पैसे निकालने की जरूरत, भूख लगी थी, लेकिन एक बार मम्मी को बताना कि मम्मी हल्की सी भूख लगी थी, हम सारा यही का निकाल गया है। पहले किसी ने नहाए थे कि नहीं नहाए थे, आज कौन सा दिन था, समझा। ये सब फैसले के सवाल होंगे। अब पूछेंगे तुम्हें यही नहीं मिला, जहां नहीं मिला था, सारा पैसा यही का तुम्हें दिख रहा है। भगवान आप क्षण नहीं कर पा रहे हैं, समझा। जरूरी है कि भगवान बदलेंगे, क्योंकि तुम्हारा साइकिल का चेन निकल जाएगा ना, या पंचर हो जाएगा साइकिल के, यही है, यही किए थे, इसीलिए ऐसा हो रहा है, बात समझ नहीं। अरे बोलो मेरी बात में, इसे छूने से बचते हैं। यही है मूलभूत अधिकार, जिसके बारे में हमारी ये आशा थी 1947 या उसके बाद, जब भी हमारा संविधान बना 1950 के बाद, कि चाहे कुछ भी हो जाए मौलिक अधिकार इतने संरक्षित, इतने पवित्र है, उनकी प्रकृति भी पवित्र है
कि सरकार भी उसे छूने से डरे, संसद भी उसे छूने से डरे। क्या मेरी बात क्लियर है? उसमें कुछ चेंज आना ये बड़ी बात नहीं है, कोई इमरजेंसी आ गई तो चेंज कर लो थोड़ा, अदरवाइज नहीं, छोटी मोटी चीजों के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है? इसे समझ आ गया? तो बस यही प्रकृति थी, यही धारणा थी जो कि 1950 के दशक से चलती रही है 1970 के दशक तक। लेकिन जब बार बार ऐसा देखा गया कि प्रावधानों को अमल में लाने के लिए, समझ रहे, सामाजिक एकता, सामाजिक समानता लाने के लिए, आर्थिक समानता लाने के लिए जब भी कोई निर्णय, जब भी कोई कानून, जब भी कोई प्रयास सरकार, स्पेशली इंदिरा गांधी सरकार कर रही है, तो लोग कहां पहुंच जा रहे हैं? मौलिक अधिकारों की दुहाई देकर सर्वोच्च न्यायालय पहुंच जा रहे हैं। तो सरकार को भी गुस्सा लगी थी, सरकार ने कहा संविधान तो हमारी बात है ना, बोला जो बदल लेते 25 साल संभाली तो 25 साल प्रदर्शन नहीं करते। मेरी बात समझ, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब समझो, उसके बाद धारणा ये बनी हुई है, धारणा ये वाली है कि दूर से ही मौलिक अधिकारों को देखकर नमस्ते कर ले। मेरी बात समझ, धारणा ये वाली बनी, इसी तरह है उसके अंदर। लेकिन सन 1973 में केशवानंद भारती केस में कहा, किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने, कि अनुच्छेद 368 बोलता है कि चुनी हुई संसद, चुने हुए सांसद चलना है, अगर चाहे तो किसी भी भाग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ला सकते हैं। और हम भले ही संविधान की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन हम भी संविधान से ऊपर नहीं है, यानी सच में अधिकार के हैं संसद के पास। समझ आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट में भी एक ही आदमी नहीं बैठता है, हर 2 साल में कोई नया सीजीआई आ गया, उसका दिमाग अलग तरह से चलता है, फिर 2 साल में कोई नया सीजीआई आ गया, 1 साल में कोई नया सीजीआई आ गया, समझा ना? मुख्य न्यायाधीश, इसका दिमाग कुछ अलग तरह से आया चलता है, फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जा रहे हैं उनका दिमाग अलग तरह से चलता है। और साथ ही साथ हमारी समझ भी बढ़ती है किसी चीज को लेकर, हमारी न्यायिक समझ, हमारी संवैधानिक समझ लगातार विकसित हो रही है, और अभी ये खत्म नहीं हुई है। हो सकता है आने वाले साल में कोई और लैंडमार्क जजमेंट दिया जाए, समझ? तो 1973 के जजमेंट में क्या बोला गया एग्जैक्टली? क्या बोला गया? जो मन करे वो चेंज करो, 368 पूरी आजादी दे रहे, लेकिन क्या मूल विधान चेंज कर सकते हो? हाँ, चेंज कर सकते हो। क्या प्रस्तावना में कोई बदलाव ला सकते हो? हाँ, ला सकते हो। क्या 368 में खुद भी बदलाव ला सकते हो? हाँ, बिल्कुल ला सकते हो। तुम्हारी कॉपी है, जो मन करे वो चेंज करो। मेरी बात समझ? अरे बोलो, समझ आ रहा है? लेकिन चेंज करते वक्त ध्यान रहे कि मूल ढांचा संरक्षित रहे, वो परिवर्तित ना हो। मेरी बात में अब पूछा गया नया प्रश्न की मिलना है क्या? तो उन्होंने कुछ चीजें बताई और बोला अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हमारी संवैधानिक समझ अभी इतनी ही है जिससे हम यह पता लगा सके कि राजेंद्र प्रसाद, समझो, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, के.एम. मुंशी, ये सारे विद्वान लोग संविधान को किस रूप में रचना चाह रहे थे, उनके अनुसार कौन सी वे मूल धारणाएं हैं, कौन से वो मूल आदर्श है, कौन से वो मूल लक्ष्य है, कौन से वो मूल सिद्धांत है, समझा? जिसके बेसिस पर संविधान बना हुआ है, उसमें कोई कमी ना है। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? आप जो मन करो बदलाव करो, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और जब ऐसा हो गया तो अब समझ नहीं पा रही लोग संसद की हुआ क्या, समझो? ये मूल सिद्धांत कहां से आ गया? हम लोग तो ये खेल खेल रहे थे कि वो लोग इधर से कैंसिल कर रहे हैं, समझो, और हम इधर से नया कानून पास कर रहे हैं। संसद ने कहा कि 31 से ठीक है, पूरा का पूरा अच्छा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें जो आपने ये बात बोल दी है कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं रहेगा, ये गलत बोल दी है, समझो? चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी कानून हो, भले वो 39B और 39C को ले जाने के लिए किया जाए, लेकिन हम समीक्षा तो कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? ऐसा नहीं होगा कि हम समीक्षा ही ना कर पाए। क्या मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो न्यायिक समीक्षा से परे वाली जो चीज 31C में लिखी गई थी, उसे काट कर न्यायालय ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, अगर 14-19 है ना को उल्लंघन करने वाले कुछ प्रावधान बन रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य 39B और 39C को लागू करना है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी सुनो, अभी जो संसद का वो है ना, खत्म नहीं हुआ है, अभी एक और है संसद, है ना, मुंह मारेगी, समझो? क्या मुंह मारेगी? 42वां संविधान संशोधन ले आएगी, जो अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा संवैधानिक संशोधन बोला जाता है।
क्या मेरी बात क्लियर है? इसके तहत क्या करेगी? बोलेगी आर्टिकल 19(1)(f) यानी कि फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी पर आपका मूलभूत अधिकार, जो आपकी जमीन पर आपका मूलभूत अधिकार है, वो अब से मूलभूत अधिकार नहीं माना जाएगा। 44वां संविधान संशोधन, एक और संविधान संशोधन, हालांकि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट नहीं होती है, मोरारजी की गवर्नमेंट आती है शायद, है ना, 1978 में, ये 1976 में आया था, 1978 में आया था। उसमें क्या किया गया? बोला जा रहा है आर्टिकल 31, जिसमें भूमि अधिग्रहण के खिलाफ नागरिक अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। सरकार को भूमि बनानी है, प्लेटफॉर्म बनाना है, रोडवे बनाना है, हाईवे बनाना है, अस्पताल बनाना है, तुम्हारे गांव में अस्पताल बनना है, सुनो मेरी बात, और तुम सब गांव वाले अस्पताल के खिलाफ हो, कह रहे नहीं हम तो अपना ट्रीटमेंट केवल और केवल नीम की चटनी से करते हैं और बबून खा लेते हैं। बबून कैसे खाओगे? जो भी खा लेते हो। मेरी बात सुन रहे? बस हमारे ट्रीटमेंट का ही तरीका है, और कुछ नहीं चाहिए हमें। हम आपको यहां जमीन नहीं देंगे। अब सरकार कैसे बनाएगी अस्पताल? बना पाएगी? अरे जमीन तो तुम्हारी चाहिए ना, शहर में इसलिए बना दी तुम्हारे नाम पर, फायदा क्या लग जाएगा? समझ? सरकार को खोलना है स्कूल गांव में, तो मैंने कहा हमारे बच्चे, जो बच्चे पढ़ लेते हैं बर्बाद आते हैं, वो क्लास में सोते रहते हैं, उठ जाओगी। समझ? जो बच्चे पढ़ लेते हैं बर्बाद आते हैं, ठीक है, पढ़ने की क्या जरूरत है? ऐसे ही पढ़ लो, जो हम पढ़ा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, जो हमने पढ़ा है तुम भी पढ़ो। हमारी जिंदगी में कौन सी कमी है तुम पढ़ के बहुत ऊपर हो जाओगे? हम भी बढ़िया जी रहे हैं, तुम भी मत जियोगे। हम स्कूल के लिए जगह नहीं देंगे। इन सब अधिकारों का उपयोग करके लोग भूमि अधिग्रहण रोक दे रहे थे। न हॉस्पिटल बनने दे रहा है, ना स्कूल बनने दे रहा है, ना हाईवे बनने दे रहा है, ना प्लेटफॉर्म बनने दे रहा है, ना रोडवेज बनने दे रहा है। तो विकास कहां से आएगा? समझ आ रहा है? जागरूकता कहां से आएगी? पढ़ाई लिखाई कैसे होगी? शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर कैसे बढ़ेगा? सब ऐसे कैसे रह जाएगा? और फिर जब लोग मरेंगे, परेशान होंगे, समझ आ रहे? स्वास्थ्य सुधार नहीं होगा, शिक्षा में कमी होगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तो लोग क्या करेंगे? यह सरकार निकम्मी है, मेरे कुछ काम नहीं कर रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, काम चोर सरकार है, ये है वो। और सरकार जो काम करना चाहिए तो काम नहीं करने दे रहे लोग, बोल रहे हमारे गांव में नहीं बनने देंगे। उस वजह से आर्टिकल 31 भी भूमि अधिग्रहण को लेकर जो स्पेशल राइट इंडिविजुअल को देता है, यानी कि एक व्यक्ति को देता है, उसे भी कैंसिल कर दिया। क्या मतलब क्लियर है? फिर ये मामला कहां पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। समझा? और सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि ऐसा है, एक बार में बोल दिए, समझ नहीं आ रहा क्या बोल दिए? कि मूल ढांचा ध्वस्त नहीं होना चाहिए। तो सरकार कहती मूल ढांचा, ये मूल ढांचा क्या है बताओ आप? हमने तो कुछ चीजें बदली है, उसमें मूल ढांचा कहां से आ गया? तो क्या बोल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का व्यू है कि देखो, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों का बैलेंस बना के चलना है। मेरी बात सुन रही? कोई एक भी अधिक भारी ना हो, कोई एक भी बहुत हल्का ना। मेरी बात सुनाई? दोनों का सामंजस्यपूर्ण संतुलन, दोनों का सामंजस्यपूर्ण संतुलन, दोनों का डेलिकेट बैलेंस, दोनों का संतुलन ही मूल ढांचा है। समझा? सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जो चीजें बनाए, जो भी लॉज बनाए, उससे लोगों के मौलिक अधिकार किसी भी तरह से उनका पतन, उनका क्षरण ना हो। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? इस केस को बोला गया मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस, ठीक है? हाँ, 1980 क्या लिख दो? मिनर्वा मिल्स केस। यही पढ़ के आने के लिए बोला था। हाँ, मीनाक्षी, और भी बहुत सारे केस है, एक एलआईसी के केस है, एक मीनाक्षी केस है, तो वो सब भी मैं अंततः यही बोल रहा है। समझो? तो आपके एग्जाम के लिए जितनी जरूरत है उतनी मैंने बता दी, उसके बाहर का एग्जाम में आने के चांस बढ़ता। समझो? कोई दिक्कत नहीं है ना? ये 4-5 केसेस है, यही एग्जाम में हर बार पूछे आते हैं, यही पूछे जाएंगे, क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट वही बात बोल रहा है ना? अगर नए केस में कोई नया जजमेंट दे तो बात अलग हो जाती है, अदरवाइज उस जजमेंट को बोलाता है लैंडमार्क जजमेंट। लैंडमार्क यानी कि
ये दिशा दिखाता है, रास्ता दिखाता है। लैंडमार्क क्या होता है? रास्ता दिखाते हैं ना कि यहाँ पर कोई चीज प्रेजेंट है, यहाँ पर चीज उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो ये इन डिसीजन को, निर्णय को होता है लैंडमार्क जजमेंट, क्योंकि आने वाली सर्वोच्च न्यायालय को, आने वाले जजेस को ये रास्ता दिखाएगी कि अपने जो निर्णय है वो उस बेसिस पे लेना। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये सारे 4-5 केस इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे लगा कि फंडामेंटल राइट्स में अच्छे से तैयार हो जाओगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में ही से पढ़ना चाहिए तुम लोगों को। आगे बढ़े क्या हम लोग? और कुछ इसमें से प्रश्न बताओ, और कुछ प्रश्न? कोई डाउट? अगर आपको ऐसा कोई दिखता है, ऐसी तो इंडिया का एक केस है, एक मीनाक्षी केस है, एक विशाखा केस है, बहुत सारे केसेस है, आप उसके बारे में जहां दिखे वहां आप पढ़िए। समझ? ओवरऑल 40 में कुल मिलाकर 14 से 15 केस ऐसे जो इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ? लेकिन सब चीजें वहां नहीं पढ़ेंगे, अभी और चीजें भी जब आएगा केस आएगा। अभी एक केस हम आज पढ़ने जा रहे हैं, राम जराया कपूर केस 1955। खराब नहीं, हैंग हो जाता है ये मतलब। ठीक है, चलो तो आज के हेडिंग डालेंगे, बताओ कैसे 2 साल बेचारे लोग यहाँ पढ़ रहे थे, है ना? आप लोग अपने बारे में तो सोच रहे हो, उन लोग के बारे में सोच रहे बेचारे। चलो, राम जवाया कपूर केस अभी आज पढ़ेंगे हम लोग। राम जवाया कपूर केस मामला 1955। अच्छा, कुछ केस आएंगे, परेशान मत हो, है ना? जो बता रहे हैं, अगर बाई चांस पूरी क्लास चलेगी मेरी तो उतना गारंटी रहेगा, उस पार्ट में उससे अधिक नहीं आएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान मत हो, बहुत सारे केसेस ऐसे आते रहते हैं। आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? लैंडमार्क जजमेंट पूछा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई समस्या है तो बताओ जल्दी से। इतना क्लियर हो गया? यहाँ पे कोई समस्या है? तो हेडिंग डालोगे, क्या डालोगे? भाग 4 या 5? 4 तो हो गया ना? 4 करवाने फंडामेंटल से पढ़ लो तुम लोग। अभी नहीं पढ़ लो? अरे चलो फिर आगे करवाएंगे। नागरिकता बचाओगे? क्या तुम लोग बात कर रहे हो बकवास? स्रोत भी बचा है, स्रोत हो चुका है, नागरिकता बची है, भाग 1 बचा है कि हो गया है? भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट, ये सब हो गया। आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 में जो संवैधानिक संशोधन आएगा वो असल में संवैधानिक संशोधन का भाग नहीं होगा। तो सर ये पढ़ चुके हो ना? चलो ठीक है, इतना काफी है। तो हम भाग 5 स्टार्ट कर रहे हैं। भाग 4 का जो है 4A जो है वो हम बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, मौलिक जो कर्तव्य है वो हम बाद में पढ़ाएंगे। अभी हम भाग 5 की इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाएंगी, मतलब सामने जाएगा। भाग 4 का में कुछ भी नहीं है, आप अपने आप से भी कुछ अगर हेल्प करोगे तो पढ़ लोगे। कराऊंगा क्लास में, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं कराऊंगा, कराऊंगा क्लास में, लेकिन हर चीज बहुत डिटेल नहीं हो सकती है ना? कुछ चीजें में आपको हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि क्लास से हमारे पास काफी लिमिटेड ही है, पता ही होगा आपको। चलो, भाग 5 स्टार्ट कर रहे हैं। किस बारे में है? कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका। ये वाला पार्ट एकदम क्लियर हो गया? हम गोलकनाथ केस से लेकर मिनरवा मिल केस एकदम क्लियर हो गया? कौन कौन संविधान संशोधन ला रहे थे और उन्हें रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या क्या प्रयत्न किए, समय, और अंततः क्या क्या चीजें हुई। अंततः ये बात हो गई कि फंडामेंटल राइट ऊपर है, लेकिन अगर 39B और 39C की बात हो रही है तो 14 और 19 को वायलेट करने वाली चीजें आ सकती हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? वैसे तो सामान्यतः फंडामेंटल राइट सर्वोपरि माने ही जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे बोलो, ठीक है। चलो, तो भाग 5 की ओर बढ़ रहे। केंद्रीय कार्य क्या होती है? कार्यपालिका। हाँ जी बताओ। बताओ क्या होती है कार्यपालिका? कार्यपालिका की शक्तियां क्या होती हैं? कार्य, हाँ वेरी गुड। कानूनों को क्रियान्वयन में लाना, और भी कुछ है? क्रियान्वयन में लाने के लिए क्या करते हैं?
क्रियान्वयन में लाने के लिए क्या करते हैं? अरे वाह, शाबाश, योजनाओं को अमल में लाते हैं। समझा? असल में क्रियान्वित करने के लिए क्या कर रहा है? योजनाओं को अमल में ला रहे हैं। जो भी योजना बनी है, जो भी कानून बना है, उसे डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, राज्य के स्तर पे लागू किया जाए, राष्ट्रीय स्तर पे लागू किया जाए। इसके लिए कौन आदमी जिम्मेदार होता है? अभी तुमने बोला कि सर हमारा जो पेपर था नीट वाला वो कैंसिल हो गया, तो हमने, अरे भाई आ भी जाओ, तो हमने किससे इस्तीफा मांगा? अरे ऐसा बोलना कि बस मेरी नियुक्ति बनी है? तुम्हारे आंसर पे किसी की जॉब ना चली जाए, 10,000 तक ध्यान रखना। चलो, किसका इस्तीफा माना? हाँ वही बोलोगे, ठीक है, शाबाश। लोग इकट्ठा हो गए, मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं इस्तीफा? कानून तो सारे के सारे संसद बना रही है और सजा देने का काम न्यायपालिका कर रही है। अगर कोई गलत काम कर रहा है, अगर कोई गलत काम कर भी रहा है, तो न्यायपालिका सजा देगी। ऐसा केस बने कि न्यायपालिका सजा देगी। हाँ ठीक है, और लेकिन बनाया सबने मिलकर है ना, लागू तो किया, बेचारे क्या कर लेंगे? कैसे सही से, मतलब कैसे? हाँ और क्या आते? हाँ वेरी गुड। और ठीक है, उनकी योजनाओं में कमियां पाई गई, उनकी योजनाओं के क्रियान्वयन में, वेरी गुड, उनकी योजनाओं के क्रियान्वयन में, उसे जमीन में लाने में कमियां पाई गई। संसद में जो कानून बने हुए अच्छे बने, न्यायपालिका के लिए जो कानून बने हुए हैं कि अगर पेपर लीक हो जाएगा तो जो आदमी पेपर लीक कर रहा होगा उस पर कितने का फाइन लगेगा और कितने वर्ष की सजा है पता है? 1 करोड़ या 10 करोड़ का फाइन है, 10 करोड़ का फाइन है। समझ गया? जा चुका है तुम, समझ? और सजा 10 वर्ष की। किसी को मारने पर कितनी सजा पड़ेगी? किसी को मर्डर करने पर कितनी सजा है? 7 साल की। समझा? और पेपर में कितनी सजा है? 10 साल की। अच्छे खासे तो कानून बने, तो फिर लोग सरकार के पीछे पड़ गए। क्या कारण था? अरे बोलो। क्योंकि जो योजनाएं बनी हुई है, ऐसा मानना है कुछ लोगों का कि उनका क्रियान्वयन सही ढंग से होना चाहिए था, जो कि नहीं है। मेरी बात समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और एक क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार आदमी कौन था? एजुकेशन मिनिस्टर। एजुकेशन से रिलेटेड बात है तो एजुकेशन मिनिस्टर। वित्त से रिलेटेड बात है तो कौन? फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। कल को चीन ने आक्रमण कर दिया और बाई चांस हमारा कुछ क्षेत्र चीन में चला गया, तो किसका इस्तीफा मांगेंगे? रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर। क्यों? उन लोगों का इस्तीफा क्यों चाहते हैं आप लोग? क्योंकि कानून पहले से बने हुए हैं, समझा? लेकिन अगर उनका क्रियान्वयन ये लोग सही से नहीं कर पाएंगे तो कुछ ना कुछ कमियां सामने आती रहेंगी, कुछ ना कुछ खामियां दिखेंगी। और उन खामियों के जिम्मेदार भी कौन माने जाए? यही माने जाए। ये वो जिम्मेदार व्यक्ति है जिनसे अपेक्षा की जा रही थी कि जो परियोजित कानून है, जो लिखित कानून है, उसे सही से अमल में लाया जा सके। इनके ऊपर उत्तर दायित्व। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ आई मेरी बात? तो अब समझे मेरी बात, जिन लोगों के ऊपर उत्तरदायित्व होता है क्रियान्वयन का, समझ आ रहा है? किसी चीज को, किसी कानून को, किसी नियम को क्रियान्वित कर दे। मेरी बात समझ? कोई भी बहुत योजना बनी हुई है, समझ? सही टाइम पर डिसीजन लेना पड़ेगा ना। अगर बाई चांस देश में युद्ध हो रहा हो तो सही टाइम पर डिसीजन लेना पड़ेगा कि पाकिस्तान की सेना को वहां रोक दो, अपने यहां से आर्मी भेजो, चाइना को ये मैसेज दो, यूके अपन निकाल के रख लो झाड़ पोछ कर। समझा? अरे बोलो, कब 4 मिनट पड़ जाए? अरे बोलो। तो ये सब क्रियान्वित चीजें
सरकार पहले से ही नीतियां बनाते रहती हुई, संसद में पहले से ही योजनाएं बहुत सारी चल रही है, मतलब पास हो चुकी है बहुत सारे कानून, समझा। लेकिन असल में क्रियान्वयन कर कौन रहा है? मंत्री लोग। क्या बात क्लियर है? असल में धरातल पर कौन से वो लोग हैं जो किसी योजना के, किसी कानून के, किसी भी सरकार की नीति के, किसी भी सरकारी परियोजना के स्कीम पे क्रियान्वयन के लिए पूर्णता, दोबारा बोल रहा हूं, पूर्णता जिम्मेदार है। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो मंत्रियों का समूह क्या कहलाता है? मंत्री परिषद, यानी कि कार्यपालिका का एक हिस्सा हो गया मंत्री परिषद। क्या मेरी बात समझ में? असल में मिनिस्टर हर जगह ग्राउंड लेवल पर चीजों को रन करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों बांटे गए पोर्टफोलियो? विभाग क्यों बांटे गए? भाई एक टाइम पर आपने पढ़ा होगा, शायद हिस्ट्री में, मुझे पता नहीं क्लास में चलिए नहीं पता, लेकिन आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक समय पर एक कैबिनेट बैठी हुई है या एक ग्रुप बैठा हुआ है, उसके बीच में विभागों का बंटवारा नहीं है। ये सिस्टम स्टार्ट किया किसने? ये सिस्टम स्टार्ट किया किसने? किस ब्रिटिश वायसराय ने, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार विभागों का बंटवारा किया। क्यों किया? शादी आदि तो जीनी है, आज शादी में चलेगा क्या? शादी हो रही है, सबने जिम्मेदारी उठा ली, सबकी जिम्मेदारी उठा ली, यानी सबने बोला कि अरे अरे हम खाना देख लेंगे परेशान मत हो, अरे अरे हम कपड़ा लत्ता देख लेंगे परेशान मत हो, अरे हम रहने की व्यवस्था देख लेंगे परेशान मत हो, अरे अरे हम देख लेंगे कि मौसम सही रहेगा कि नहीं रहेगा परेशान मत हो, अरे हम नौकर चाकर देख लेंगे परेशान मत हो। कौन बोल रहा है? एक आदमी? सब आदमी? सब बोल रहे हैं। बुआ, मामा, चाची, मौसी, फूफा, जीजा, सब बोल रहे हैं। मेरी बात सुनो, जब ऐसी जिम्मेदारी बटी हुई है, सुनो मेरी बात, तो जब खाने में नमक कम रहेगा और तुम जीजा जी से पूछोगे, फूफा से पूछोगे कि फूफा जी आपके ऊपर की जिम्मेदारी थी, आप कहां थे? तो फूफा बोलेंगे नहीं हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी, जा अपने जीजा से पूछ। जीजा बोलेंगे नहीं हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं, जा अपने भाई से पूछ। समझा? भैया बोलेंगे मामा से पूछो, मामा बोलेंगे चाचा से पूछो। यही होता रहेगा, एक दूसरे के पाले में गेम ट्रांसफर होती रहेगी, एक दूसरे का नाम लेकर जिम्मेदारी ट्रांसफर होती जाएगी। ऐसे जो होता है, मेरी बात सुन नहीं भाई, घर का गेट रात में बंद होना है, ये जिम्मेदारी सबने बटी हुई है। तो तुम सोचो कि मम्मी ने बंद कर दिया, मम्मी सोचेंगे तुमने बंद कर दिया, तुम दोनों बैठ के सोचोगे पापा ने बंद कर दिया, पापा सोचेंगे तुम दोनों ने बंद किया हुआ है। समझे? दादाजी को ज्यादा मतलब है नहीं, समझा? होने से किसी ने किसी को बंद किया होगा, समझ रहे हो? क्योंकि सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए असल में किसी की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर एक दो आदमी इसी काम के लिए जिम्मेदार मान जाए कि रोज की जिम्मेदारी है कि, समझ रहे हो ना, कि ये जो है वो, या ये जो है ना, क्या बोले, ए ये अपना घर का दरवाजा बंद करेंगे, और अगर बाई चांस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा देगा, बी ये अपनी जिम्मेदारी बी को सौंप के जाएंगे, कहीं जा रहे थे, फादर है ना, मदर को सौंप के जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब बात एकदम क्लियर है कि जिम्मेदारी इनकी है। अगर बाई चांस घर का दरवाजा खुला रह गया, सुना, तो उत्तरदायित्व किसका था? उनका। डांट कौन खाएगा? सबसे एक खाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो। इसलिए क्या किया गया, यह समझते हुए पहली बात मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई, मंत्री परिषद का गठन किया गया। समझा? मंत्री परिषद का गठन असल में मंत्रियों को एक विभाग या दो विभाग या तीन विभाग की जिम्मेदारियां दी जानी थी। समझा? ताकि हमें पता रहे कि अगर शिक्षा में कुछ कमी हो रही है तो किस मंत्री को कॉलर पकड़ना है, हमें पता रहे अगर स्वास्थ्य में कमी हो रही है तो किस मंत्री के पास जाना है, समझ? हमें पता रहे कि अगर रक्षा में कुछ कमी हो रही है तो किस मंत्री को कॉलर पकड़ना है। मेरी बात समझ? वरना तुम एक के पास जाओगे, बोलेगा कि नहीं वो तो उन्होंने किया था, वो तो उस पक्ष में थे, हम तो इधर, हम तो दूसरी बात बोल रहे थे, इसलिए तुम घूमते रह जाओगे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो कार्यपालिका की जिम्मेदारी, काम का क्रियान्वयन पर्टिकुलर मंत्री का, समझ आ गया? हर एक विभाग की, हर एक मंत्रालय की जिम्मेदारी इन्हें दे दी गई। समझ? जब यही विभाग बहुत पल फूल गए, जब यही विभागों की जिम्मेदारियां बढ़ गई, तो इन्हीं को क्या नाम दे दिया गया? मंत्रालय।
समझ? शुरुआत में क्या थे? विभाग, शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी बढ़ गई, उच्चतम शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, फिर प्राइमरी एजुकेशन वाले भी है, फिर प्रौढ़ शिक्षा वाले भी है। समझ? तो सबके विभाग अलग अलग बटे हुए हैं, जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है, तो इनके विभागों को जोड़कर एक मंत्रालय बना दिया गया। क्या मेरी बात क्लियर है? शिक्षा मंत्रालय का लीडर, का नेता कौन होगा? शिक्षा मंत्री है। यानी कि इस शिक्षा मंत्रालय में जितने भी विभाग पाए जाते हैं, अगर उसमें कोई खामी है तो आप इन्हीं को पकड़ोगे। आप किसी और के पास, आप अच्छा मंत्री को नहीं बोलने गए, नहीं बोलने गए ना? अरे बोलो, आप इथेनॉल मंत्री को कौन है, क्या नाम उनका? अरे वो रोड ट्रांसपोर्ट है, हाँ नितिन गडकरी, लेकिन वो रोड ट्रांसपोर्ट के हैं। चलो ठीक है, तुम लोग इथेनॉल मंत्री में बोल लगे जी, मैं तो बस चेक कर रहा था, तुम लोग तो अंदर कर रहा था मानोगे लग रहे हैं। वही सब चल रहा है सोशल मीडिया पे। सुनो, कुछ इसमें गड़बड़ी हुई, अब देखो कुछ दिक्कत होगी, शिक्षा में कोई गड़बड़ी हुई तो गड़बड़ी को पकड़ लो, क्योंकि उनसे कुछ मिसाल बैठे हो है, पेट्रोल महंगा कर दिया, कुछ हो गया इस तरह से, आगे थोड़ा ना होगा। शिक्षा में गड़बड़ी तो उन्हें पकड़ोगे, शिक्षा वाले को पकड़ोगे। मेरी बात सुने, तो कार्यपालिका में असल में क्या किया गया? विभिन्न मंत्रियों के पास विभिन्न जिम्मेदारियां दी गई, अपने अपने मंत्री, अपने अपने मंत्रालयों की। ये वही मंत्रालय है जिन्हें कभी विभाग कहा जा रहा था। जैसे जैसे तले फूले बढ़े, समझ आ रहे, तो एक ही मंत्रालय के अंदर विभिन्न विभागों को कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है ना? मेरी बात सुने, अब क्योंकि अब मैं वैसे मंत्री का स्ट्रक्चर क्या होता है समझाऊंगा, लेकिन कभी कभी एक ही मंत्री एक मंत्रालय नहीं संभाल सकता है, तो उसके नीचे भी एक आदमी रहेगा, डिप्टी मिनिस्टर रहेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात सुनाई, तो हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके लिए परेशान की जरूरत नहीं है। अभी पहले समझो कार्यपालिका है क्या, ठीक है? तो एक तो हो गया मंत्री परिषद के लोग, हिला दिया ना, तो बड़ा दिक्कत था। एक तो हो गया मंत्री परिषद के मंत्री, ठीक है? और कौन है कार्यपालिका में? और बताओ, और भी कोई है? मंत्री परिषद का हेड मुखिया, प्रधानमंत्री, वेरी गुड। और कोई है? जज, वो तो न्यायपालिका का हिस्सा होता है, वो चीजों क्रियान्वित नहीं करवा रहे हैं। हाँ वेरी गुड। राष्ट्रपति, और भी कोई होता है? अगर राष्ट्रपति छुट्टी पे चले गए, कौन जगह लगेगा? उपराष्ट्रपति, वेरी गुड। और भी कोई है? एक और आदमी है, सीजीआई नहीं, एजीआई। सीजीआई कहां से आ गया? सीजीआई यानी क्या मतलब हुआ? मुख्य न्यायाधीश। एजीआई का क्या मतलब हुआ? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत सरकार का वकील। सरकारी वकील नहीं, सरकार का वकील, जिसे सरकार हायर करती है, जिसे सरकार रखती है। समझो, उसके बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो चीजों को प्रॉपरली क्रियान्वित करवाने में ये लोग जिम्मेदार है। अब राष्ट्रपति कैसे जिम्मेदार है बताओगे मुझे? राष्ट्रपति आखिर कैसे कार्यपालिका किसका पता रहता है? एक राष्ट्रपति के ऊपर देखा जाए तो देश की कौन जिम्मेदारी है? देखा जाए तो देश में अगर वॉर घोषित होगी, है ना, अगर बाई चांस किसी तरह का युद्ध घोषित हो रहा है, तो राष्ट्रपति ही उस पर साइन करेगा, राष्ट्रपति बोलेगा तभी वॉर मानी जाएगी। तुम कितना भी ऑपरेशन सिंदूर लड़ो, कितना भी पहलगाम हो जाए या कितना भी उड़ी हो जाए, जब तक वो राष्ट्रपति की ओर से डिक्लेयर नहीं होगा कि यह एक युद्ध है, तब तक आज तक वाले कितना भी डिक्लेयर कर देंगे। समझ आ रहा है? जी न्यूज वाले कितना भी लाहौर जीत ले, समझ आ रहा है? युद्ध हो गए लाहौर जीत लिए, जब तक राष्ट्रपति अपने मुंह से समय नहीं बोलेगा कि युद्ध घोषित कर रहे हैं, तब तक युद्ध नहीं मारा जाएगा। तो एक तो युद्ध की घोषणा हो गई। और बताओ, और बताओ, बताओ मुझे, कानूनों के बनने के बाद अधिनियम जब कानून के रूप में बन रहे होते हैं, अधिनियम कानून में परिवर्तित कैसे होते हैं? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, ठीक है? और राष्ट्रपति क्या करते हैं? और भी काम है, ये तो कानून समझ आ रहे हैं? जो बन रहे हैं, जो भी कानून बन रहे हैं, राष्ट्रपति का बन रहा है। और इधर हो गया आपातकाल की घोषणा भी करते, चलो अच्छा। और वो भी राष्ट्रपति कर सकता है, चलो वेरी गुड। विदेश नीति या भारत, ऐसा बोल सकते हो, भारतीय सरकार का चेहरा या भारतीय राज्य का चेहरा है। चेहरा समझते हो ना?
उसकी उपस्थिति आप मानेंगे भारतीय राज्य है, भारतीय राज्य का कोई बड़ा प्रतिनिधि है। और क्या रोल है राष्ट्रपति का? और भी कुछ है? अरे और किसको बताओ? अरे इतना बड़ा बड़ा नहीं, और बहुत बड़ी बड़ी बात में जा रहे हो, लेकिन छोटी छोटी चीजें भूल जा रहे हो। राष्ट्रपति के नाम पर ही क्या होती है? क्या होती है? नियुक्तियां। जितने भी संवैधानिक पद हैं सब राष्ट्रपति के अधिकारी को छोड़ो, मंत्री, प्रधानमंत्री, सीजेआई, राष्ट्रपति अधिकारी, टीसीएस, आईएएस, सबकी नियुक्ति के पीछे कौन है? राष्ट्रपति। और तो छोड़ो, टीसीएस, आईएएस छोड़ो, इवन जो ग्रुप डी का स्मॉल आदमी है, समझ रहे हो ना, जो छोटे स्तर पे काम कर रहा है, उसकी भी नियुक्ति के पीछे कौन है? राष्ट्रपति। उसकी नियुक्ति पत्र में भले ही राष्ट्रपति का साइन ना हो, लेकिन राष्ट्रपति बोलेगा कि इसकी नियुक्ति पत्र तुम करोगे या इसकी नियुक्ति तुम दोगे। गवर्नर को बोलेगा, राज्य को बोलेगा, जिसे भी बोलेगा। समझ? टीसीएस के अपॉइंटमेंट लेटर में भले ही राष्ट्रपति का साइन ना हो, लेकिन गवर्नर को यह अधिकार देने वाला कौन है? राष्ट्रपति। यानी कि सारी की सारी संवैधानिक पदों पर जो नियुक्तियां हो रही है, समझ आओ ना, वो किसकी वजह से हो रही है? राष्ट्रपति। समझ रहे? बिना राष्ट्रपति की मंशा के, बिना राष्ट्रपति, या तो राष्ट्रपति खुद कर रहा होगा और या फिर किसी आदमी को रखेगा, समझ? लेकिन उस आदमी को वह शक्ति भी कौन प्रदान कर रहा है? और राष्ट्रपति प्रदान कर रहे हैं कि तुम, मैं जान नहीं पा रहा भाई, मेरी जगह तुम खेल लो। होता है ना कभी कभी, मेरी जगह तुम खेल लो, ऐसे कभी चले आते तुम लोग, बस वही है, राष्ट्रपति वही है। समझ आ रहे? राष्ट्रपति। अब एक बात समझो, तुम्हें लगता है राष्ट्रपति को कुछ ज्यादा काम हो गया, रोज कानून वानून आ रहे, इस पे साइन कर रहे हैं। इसके अलावा और भी काम कर रहे हैं। राज्य के गवर्नर कई बार राज्यों के कानून को रोक लेते हैं कि राष्ट्रपति देखकर बताएंगे कि उस पर साइन होगा, वो आइंदा है कि नहीं आएगा। सुना ही होगा तुम लोगों ने। पॉकेट मीटर तो वहां पर भी है, राज्य के गवर्नर के पास भी होता है। राज्य के गवर्नर राज्य में बन रहे, राज्य की विधायिका में बन रहे कानूनों को रोक कर राष्ट्रपति के पास रेफर कर सकते हैं। समझ? कोई दिक्कत नहीं है ना? हर जगह हर महीने में फीता काटने भी जा रहा है, इतनी सारी नियुक्तियां भी कर रहा है। किसी को रिजाइन देने का मन हो गया, सर आज से मैं जॉब पे नहीं आऊंगा, तो उसका रेजिग्नेशन लेटर भी एक्सेप्ट कर रहा है। मेरी बात सुन रहे? कुछ ज्यादा वर्कलोड नहीं लग रहा राष्ट्रपति के ऊपर है? हमसे काम तो राष्ट्रपति कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अब असल में काम कौन कर रहा है? राष्ट्रपति सारा काम किसने किया ना? राष्ट्रपति एक समझो अपनी फिजिकल आयु की वजह से, आयु समझ में, या इतनी सारी जिम्मेदारियों का कार्य कैसे करेगा भाई? तमाम राज्य है, 28 राज्य है, कुछ ना कुछ आर्टिकल उनका फंसा हुआ है, कुछ ना कुछ कानून फंसे होंगे, वो सारे राष्ट्रपति के पास पेपर रहे हैं। इसके अलावा कुछ ना कुछ जो भारतीय मतलब केंद्र के जो कानून है, भारत राज्य के जो कानून है, वो राष्ट्रपति का पेपर रहा है साइन होने के लिए। नियुक्तियां जारी है उसके पास, एजीआई से रखना है, सीजीआई से रखना है। सुप्रीम कोर्ट का जज कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति। और हाई कोर्ट का जज कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति। जबकि लगा लो गवर्नर ना बोल देना, समझ? हाँ, राष्ट्रपति ही करता है। अब भैया एक आदमी इतने लोग का अपॉइंट कर रहा है, सांसदों को नियुक्ति पत्र संसद का कौन दे रहा है? उनका शपथ ग्रहण कौन करवा रहा है? समझ रहे हो ना? जितना सारे अभिजय टीचर मिला के नहीं बोल रहे हैं, उतना वो दिन काम कर रहे हैं। दिखने में ऐसा लग रहा है। मेरी एको टाइम मिलता होगा सोने होने का? अरे बोलो, बहुत समझ आ रहा है, बहुत इमोशनल होती दो दो चार राष्ट्रपति कहां फंस गया है ना? अब बात यह कि राष्ट्रपति नहीं कर सकता, आपको भी पता है कि सारा काम खुद से नहीं कर सकता। मेरी बात सुनाई? तो राष्ट्रपति अपने बिहाफ पर इस काम करने के लिए लोग अपॉइंट करता है। क्या मेरी बात क्लियर है? राज्य स्तर पर राष्ट्रपति के द्वारा जो काम किए जाने थे, जो नियुक्तियां दी जानी थी, वो गवर्नर कर रहा होता है। मेरी बात मुख्यतः गवर्नर कर रहा होता है, ठीक है? इसके अलावा केंद्र स्तर पर जो भी क्रियान्वयन हो रहा है योजनाओं का या जिस भी चीज का, समझ, जो भी नए कानून आ रहे हैं, वो पहले से ही एक्सपेक्टेड रहेगा कि कौन उस पर साइन बना के दिया होगा? राष्ट्रपति। नीट के कानून से अगर आप
समझ रहे हो ना, संतुष्ट नहीं हो तो उस पर भी साइन किसका रहा होगा, राष्ट्रपति का। तो काहे तुम उसका इस्तीफा मांग रहे हो, धर्मेंद्र प्रधान का, काहे सीधे राष्ट्रपति का मांग रहे हो, क्या कारण है? जो संज्ञा बनाता है उसी का नाम माना जाता है ना। बाकी जगह देखते हो ना, जिसका साइन रहता है मानते हो कि उसी की ओर से आए हैं। तो जब भी कोई कानून बना तो राष्ट्रपति ने बनवाया, और राष्ट्रपति ने किया, राष्ट्रपति जितने भी कानून बनना है उसके लिए जिम्मेदार है। तो जो भी कानून में कमियां हुई, क्या राष्ट्रपति का इस्तीफा मांग रहे हो? साइन जिसका होता है वही आदित्य बनाता है ना, प्रधानमंत्री का साइन नहीं है उसको। किसका साइन है? तो काहे मुझे पकड़ ले आ रहे हो? हाँ, हर साइन पे साइन करेंगे, साइन पे ऐसा भी नहीं है। आप बताओ, और हाँ कुछ हद तक सही बात बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन एक और पूरी बात बताओ। राष्ट्रपति के जब कहने से और राष्ट्रपति के साइन से सारा कानूनों का क्रियान्वयन हो रहा है, तो जब कोई परेशानी होती है तो कहे रक्षा मंत्री गला पकड़ लेते हो, कहें राष्ट्रपति को पकड़ पा रहे हो? बताओ, उन्हीं के साइन से हुआ है ना। नॉर्मली जिसके साइन से जो चीज होती है उसी को पकड़ते हो। तो राष्ट्रपति के साइन से सब चीजें हो रही हैं, सारे कानून आ रहे हैं, सारी योजनाएं आ रही हैं, सारी परियोजनाएं आ रही हैं, समझा। जो भी संवैधानिक संशोधन हो रहे हैं, जो भी चीजें आ रही हैं, वो सारे के सारे राष्ट्रपति के साइन से आ रही हैं। तो राष्ट्रपति काहे नहीं पकड़ पाएगा? क्योंकि राष्ट्रपति ने इसकी जिम्मेदारी मंत्रालय को दे रखी है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी है चेक करना नियम, समझा। और मंत्रिपरिषद ने अगर सलाह दी कि नहीं इस पे अपना साइन बनाएंगे, तो आप साइन बनाएंगे ही बनाएंगे। और अगर आप साइन बनाएंगे ही बनाएंगे, तो क्या आपका अपना दिमाग से कुछ हुआ? जब आपके अपने दिमाग से कुछ हुआ ही नहीं है, तो आपको जिम्मेदार क्या माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी के दोबारा शादी करवाते हैं, आज भी करवाते हैं, आज तो आए नहीं है, बड़े भी है, हाँ चल नहीं रहा यार है, पहले ही बचते थे। अच्छा चलो फिर से हो गया, कोई बात नहीं, चलो जानते भी आए। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है ना। क्या कभी आपने शादी का कार्ड देखा है? शादी कार्ड देखा है? देखा ही होगा, देखा तो होगा ही ना, समझा। अब मैंने एक बार देखा कि है ना, मैं एक शादी में गया था, शादी में तय करवाने लोगों में से गया था। बात में हालांकि छोटा था, बहुत छोटा बच्चा था। तो मैं देख रहा हूँ पिताजी गए, माता जी गई है, बुआ चाची चाचा सब आपस में बात कर रहे हैं, है ना। और लड़की वाले पक्ष के लोग भी आए, वो भी बात कर रहे हैं, उनके भी बुआ चाची चाचा चाची ताया ताई सब लोग आए, बात कर रहे हैं कैसे क्या अरेंज होगा, कहाँ पर क्या होगा, पनीर बनेगा, मशरूम बनेगा, समझ आ रहा है, पूरी बनेगा, सादी रोटी रहेगी, वो सब डिसाइड हो रहा है यहाँ पर कहाँ पर क्या होगा। ठीक है, बातचीत तो वही लोग करते हैं, बात नहीं। तो मैं देख रहा हूँ कि हाँ चलो ये लोग बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद कुछ दिन बाद शादी तय हो गई, शादी कार्ड छपा। शादी कार्ड में मैं देख रहा हूं लिखा हुआ है आयुष्मती और चिरंजीवी फलाना धमाका, चिरंजीवी फलाना धमाका, है ना। और इसके ऊपर लिखा हुआ है किसका नाम? बाबा जी का नाम, देखा ही होगा, है ना। आयुष्मती, क्या नाम बोल दो भाई? सुपौत्री लिखते हैं, सुपौत्री, समझा। आयुष्मती किसका नाम मिले? जिसका नाम किसी का नाम हो यहाँ पर, आयुष्मती द्रौपदी मुर्मू जी, सुपौत्री किसी की, ऐसे करके आता है। मेरी बात सुनाई? अरे बोलो, ठीक है। और इसी तरह से आयुष चिरंजीव नरेंद्र मोदी जी, तुम लोग गलत समझ हो, अलग में शादी करवा रहा हूं, ठीक है। और ये भी क्या बोले जाएंगे? सुपौत्र जो भी है, पौत्र समझते हैं ना किसका नाम होगा इसमें? किसका नाम होगा? बाबा जी का।
यहाँ पर बाबा जी का नाम हो गया, नाती है, ठीक है, और यहाँ भी बाबा जी का नाम है। मैं सोच रहा हूं इसी तरह जो शादी कार्ड बना हुआ है ये, इसमें वर वधु का नाम दिख रहा है, मम्मी पापा का ठीक है, लेकिन बाबा दादी का क्यों नाम दिया हुआ है? ये लोग तो गए भी नहीं थे। मैं सोच रहा था मेरी वजह शादी हो रही, मैं भी गया था वहां पर। समय मैं 10 साल का था, मेरे को मेरा नाम क्या है ना, आगे पीछे कहीं नाम ही नहीं मेरा। प्रिंटिंग प्रेस वाले तक का नाम दिया हुआ है, समय भारतीय प्रेस से, भारतीय प्रिंट, भारतीय भाइयों की दुकान से हुआ है। मेरे प्रिंटिंग प्रेस वाले को नाम दिया हुआ है, उसकी इज्जत है। बुआ चलो पिताजी माता जी तो बड़ी उनके मम्मी आता है, लेकिन बाबा दादी को गए भी नहीं क्यों मिलने? इन्होंने लड़की की शक्ल नहीं देखी है आज तक। ये 4 लड़कियां बैठी है, पहचान नहीं पाएंगे कौन सी लड़की को सिलेक्ट किया गया। ये 4 लड़के बैठे हुए पहचान नहीं पाएंगे कौन सा इनका दूल्हा है। ये इनका नाम पे कैसे हो रहा है? मेरी बात सुन रही? क्या मेरी बात क्लियर है? तो बस वही हाल है किसका? वही हाल है किसका? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके नाम पे शादी हो रही है? किसके नाम पे योजना आ रही है? प्रेसिडेंट के नाम पर। समझा? प्रेसिडेंट को कुछ आइडिया है? कैसे कम आइडिया, ना के बराबर आइडिया। मेरी बात सुनाई? कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या प्रेसिडेंट ने बोला कि पूड़ी बनेगा, पनीर बनेगा? नहीं बोला। दादाजी ने कुछ बोला था? नहीं। दादाजी ने बताया था कौन सा गाना लेना है, कौन सी गाड़ी पहनेगा दूल्हा है? अरे बताओ, दादाजी कोई डिसीजन ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। बात सुनाई? ना दूल्हे कब डिसाइड करें दुल्हन का, लेकिन नाम सबसे ऊपर यही का चला है, सबसे ऊपर यही चल रहा है। हमारे छत्र छाया में हो रही है शादी, तुम्हें पता नहीं कि इन चारों में दूल्हा कौन है, दुल्हन कौन है। समझ? जबरदस्ती आवाज लगाए हुए हैं, वो कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, अभी मारते हैं, अभी कोई सुर नहीं रहा है इनके अदा। समझ? लेकिन क्योंकि इनके नाम से शादी हो रही थी, मेरी बात एक सामाजिक बना हुआ है कि उनके नाम से शादी हो रही है। क्या मेरी बात क्लियर है? एक धारणा है कि किसी सीनियर के प्रेजेंस में होना चाहिए, किसी सीनियर के आशीर्वाद से होना चाहिए। मेरी बात सुनाई? या जो हमारे घर में प्रथम है, जो हमारे घर में सबसे वरिष्ठ है, क्या मेरी बात क्लियर है? बस वही वरिष्ठ आदमी राज्य में कौन होता है? प्रेसिडेंट। क्या मेरी बात समझ आ गई? समझ आ रहा है? योजनाओं में, परियोजनाओं में, किसी भी स्कीम में, कानून में उसका उतना ही रोल है जितना कि शादी में किसका था? बाबा जी का। समझ आ रहा है? लेकिन नाम उसका लिखा हुआ। मेरी बात है? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, अभी 1 घंटा 1.5 घंटा कर दो। ब्रेक ले रहा आप लोगों को, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर कंटिन्यू करेंगे।